करना चाहता हूँ। अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई एमबीए। देखो यार, मेरी बग्गी मेरा घोड़ा, जो ना सब्सक्राइब करे वो बैन। Hello everyone, my name is Vikas and I hope all of you are doing absolutely great. So today I'm going to make a video on personal interview. तो मेरे पास जितने भी मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर, उनमें से सब लोग ये मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू। सो यार मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो पर्सनल इंटरव्यू होते हैं आपके आईएम के, दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर जॉब इंटरव्यू। बेसिक डिफरेंस क्या होता है जो मेरे को लगता है, आई मीन दिस इज़ माई ओन फ्रेमवर्क, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल हो, आप लोग कुछ भी देख सकते हैं इस बारे में। द थिंग इज दैट कि जो आपके जॉब के इंटरव्यू होते हैं वो वर्क करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे, सिलेक्शन प्रिंसिपल पे, और जो आपके आईएम के इंटरव्यू होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके रिजेक्शन प्रिंसिपल पे। तो मैं समझा देता हूँ बेसिकली है क्या चीज़। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका मतलब ये सिलेक्शन प्रिंसिपल है कि आप अगर कंपनी को कुछ चीज़ आप में अच्छी लगती है तो वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, कंपनी के अंदर वो ज़्यादा लोगों को इंटरव्यू के लिए इनवाइट नहीं करते हैं, जो पहले उन्हें अच्छा लगेगा उसे वो पहले ले लेंगे। बट दैट इज़ नॉट द केस विद आईएम इंटरव्यूज और एनी बी स्कूल इंटरव्यू फॉर दैट मैटर। उनके अंदर क्या है, आप सब ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। अगर आपको कॉल गया है तो आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, वो मान के चल रहे हैं कि आप सिलेक्ट होंगे। वो आपको फिर रिजेक्ट करते हैं, राइट। वहाँ पे मतलब जॉब के इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट किया जा रहा था, यहाँ पर आपको रिजेक्ट किया जाएगा कि आपके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, और आप मतलब क्लास के अंदर और बैच को कुछ वैल्यू एडिशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी जो डोमेन नॉलेज है वो अच्छी है या नहीं है। तो इन कुछ बेसिस होते हैं जिसके बेस पर वो रिजेक्ट करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। आई मीन मैंने बहुत सारे प्रोफेसर से बात करी थी आईएम के अंदर भी, तो मोस्टली यही बोलते थे कि वो मतलब कैंडिडेट को रिजेक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू सिलेक्ट करते हैं। तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है समझ रहे हो ना, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, भावना को समझो मेरी तुम। तो यार देखो, तो सबसे पहली चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू शुड बी सेंसिटिव अबाउट फ्यू फैक्टर्स, आई मीन फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल सेक्सुअलिटी, सेक्स, जेंडर, देन आपका रिलीजन, कास्ट, एंड देन योर पॉलिटिकल व्यूज़। देखो अब इसको हम ना दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो क्या होता है आपका सेट नंबर 1, दैट इज मेड अप ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्स एंड जेंडर। तो इसमें क्या होता है, अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं, सो इट विल नॉट absence of sensitivity of these particular matter will not impact your marks negatively, but definitely if it is present there, it will increase your chance, or it will give, if it is present there, then it will definitely give you an extra edge. I can give you an example. For an example, if your professor asks you to make a customer profile of an iPhone user, so what you can do that iPhone user is someone who has a lot of money, he is someone who loves to show off, he is someone who loves ease of business, he is someone who is low person, and so you can say that an iPhone user is someone who has a lot of money, he is someone who lives in urban area, he is someone who has credit card, or he is someone who loves to show off, he is someone who loves ease of business. सो यू कैन टेल अबाउट दिस, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एज पार्ट जो मैंने अभी तक कुछ भी बोला है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अंडरस्टैंड वन थिंग कि वी यूज्ड ही, सो विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट आई एम के अंदर डाइवर्सिटी कोटा होता है हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए, बेशक ये कास्ट बेस्ड हो, बेशक ये जेंडर बेस्ड हो। तो जब डाइवर्सिटी को इतना एम्फेसाइज कर रहा है आई एम, सो व्हाई नॉट यू? I mean, instead of using he, you can use they. You can use she, he, it. I always suggest that always use she, he, it. And for an example, you can say that an iPhone user is someone who loves to show off, and he's or she is or it is someone who has a lot of money. Now, saying he, she, it all the time might be very difficult, right? तो आप क्या कर सकते हैं, you can use it or you can use they. सो इनिशियली शी, ही, इट मैं रिकमेंड करता हूँ, जहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं ना आई एम इंटरव्यू के अंदर कर डालो। आई मीन ये थोड़ा सा ना दिखाता है कि दैट यू आर सेंसिटिव टुवर्ड्स डिफरेंट जेंडर्स। सो दिस इज समथिंग यू प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड। नाउ द सेकंड सेट जो है हमारा, इफ़ यू आर नॉट सेंसिटिव अबाउट दैट सेट, इट विल इम्पैक्ट योर मार्क्स नेगेटिवली और पॉजिटिवली इन बोथ द वे। इनिशियल वाले में क्या हो रहा था, अगर आप एब्सेंस है, मतलब आपकी सेंसिटिविटी एब्सेंस है इन दैट पर्टिकुलर फैक्टर्स, देन इट विल नॉट इम्पैक्ट नेगेटिवली। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। दिस सेट इज योर रिलीजन, योर कास्ट, योर पॉलिटिकल व्यूज़। एग्जाम्पल जैसे अगर मैं देना चाहूँ,
For an example, if interviewer asks you that what do you think about Modi ji, so should he be the next PM, तो नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, सो आप ये नहीं बोल सकते, इवन आप मतलब मोदी के हार्डकोर सपोर्टर हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि मोदी जी तो राम अवतार हैं, उन्हीं को पीएम बनना चाहिए, या फिर आप मोदी जी के अगेंस्ट है तो आप ये नहीं बोल सकते कि क्या कहते हैं चौकीदारी चोर है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर वेरी वेरी रॉन्ग। पहले कंक्लूजन मत दो, पहले स्टेटमेंट मत दो, पहले फैक्ट्स रखो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सपोर्ट करते हैं मोदी जी को, देन यू कैन से दैट इंडिया इज डूइंग वेरी गुड डिप्लोमेटिकली, इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन highway sector. So these are the some factors, some facts you can put forward, and then you can conclude that that is why I think that Narendra Modi should be the next PM of India. बट और अगर आप सपोर्ट नहीं करते हैं, इनकेस सपोर्ट नहीं करते हैं मोदी जी को, देन यू कैन से दैट अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट इज ऑल टाइम हाई, एंड देन प्रेस फ्रीडम हैज़ गॉन डाउन, हंगर इंडेक्स हैज़ गॉन अप, मतलब इन हंगर इंडेक्स इंडिया हैज़ गॉन डाउन, and then freedom of speech, India has gone down, in the factor of democracy, India has gone down. So there are a lot of things you can say, and then you can say that is why I do not think PM should be Narendra Modi should be the next PM. तो दोनों ही केस में आप ध्यान रखना, मतलब एकदम कट्टर मत हो जाना, कट्टरपंथी वहाँ मत दिखाना, वहाँ पहले अपने फैक्ट्स रखना, क्योंकि अगर आप सेंसिटिव नहीं हैं तो ये आपके मार्क्स नेगेटिव करेगा, डेफिनेटली करेगा। और बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर पॉलिटिक्स की बात जाती है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं एंड यू आर फ्रॉम यूपी, तो डेफिनेटली आपसे इलेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब चांसेस बहुत हाई हैं आपसे इलेक्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यार ये तो अपना हो गया जो इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ बताना चाहता था, और ये इसलिए मैं बता रहा था जो कि ये सारी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाए, क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर पीआई, क्योंकि अभी आपका कैट का एग्जामिनेशन आ रहा है, तो अभी आप पीआई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बट इन चीज़ों पर अपना फोकस ज़रूर करो, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करो, और जब आपका इंटरव्यू आ जाए ना, मतलब जब आपका इंटरव्यू कॉल आ जाए, उसके बाद ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करना, अभी से मत प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना भाई बहनों, सही हो, समझ रहे हो ये बात। सो यार अभी हम करते हैं SWOT एनालिसिस। सो व्हाट इज बेसिकली SWOT एनालिसिस? इट इज़ लाइक अ टूल विच वी यूज टू फाइंड द हेल्थ ऑफ एनी एंटिटी और एनी इंस्टीट्यूशन। मतलब प्रोफेसर लोगों को बहुत पसंद है ये सारी चीज़ें तो हम उन्हीं का टूल उन्हीं के ऊपर यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं SWOT एनालिसिस क्या होता है, SWOT एनालिसिस इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो हम मतलब प्रोफेसर का SWOT एनालिसिस करेंगे देख रहे हो कितने बड़े हो गए हम लोग। तो यार देखो, सबसे पहले हम उनके स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या चीज़ होती है कि वो सब PhD कर रखी है उन लोगों ने, मतलब ऑब्वियस है बिना PhD के तो बन नहीं सकते प्रोफेसर, बट ये स्ट्रेंथ है उनकी कि उन्होंने PhD करी है। अब जब उन्होंने PhD करी है तो उनका इनडेप्थ नॉलेज बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो उनका इनडेप्थ नॉलेज उतना ज़्यादा अच्छा होगा। दूसरा, इनका इंटरपर्सनल स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब एक टीचर का इंटरपर्सनल स्किल लेवल बहुत हैवी होता है। 90% तो आप मान के चलो, 90% प्रोफेसर जो हैं उनका बोलने का तरीका, लोगों से डील करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो ट्राई टू इम्प्रेस देम ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर। एंड वन मोर थिंग, जो लोगों को लगता है कि अगर मैं ये बोलूँगा तो प्रोफेसर को कैसा लगेगा, गलत लगेगा, अच्छा लगेगा, भाई मेरी बात सुनो, अपने थॉट्स और अपने क्या बोलते हैं उसे पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखना, क्योंकि जो प्रोफेसर होता है ना वो 80 लोगों से डील करता है एक क्लास के अंदर। आए कि एक क्लास में 70 से 80 लोग होते हैं, और 80 लोगों की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं हो सकती, उनका इंटेलिजेंस लेवल एक जैसा नहीं हो सकता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू और उनका थिंकिंग एक जैसी नहीं हो सकती। तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं, आपके प्रोफेसर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, अभी हम उनकी वीकनेस की बात करते हैं। देखो यार, PhD के जो लोग होते हैं उनकी मतलब जो कॉर्पोरेट वाले लोग जो सोचते हैं PhD वाले लोगों के लिए, दे आर क्लोज टू आइडियलिज्म, दे आर लिटिल बिट अवे फ्रॉम रियलिज्म। वो हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, ये उनका प्रॉब्लम है। और जो कॉर्पोरेट में जो रियल लाइफ में काम करते हैं चीज़ें वैसे काम नहीं करती हैं, जैसे आपको कॉलेज में पढ़ाया जाता है या जैसे प्रोफेसर रिसर्च करते हैं वैसी चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो ये इनका वीकनेस हो सकता है मेरी तरफ से मतलब ये मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं मतलब यूनिवर्सल नहीं हो सकता है मैं गलत भी हूँ। दूसरा है, जब ये लोग मतलब अपने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उसका तो इनडेप्थ नॉलेज है, और दे लव टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, तो उनका स्टैटिक
नहीं, मतलब उनका डायनामिक जो है वो भी स्ट्रांग होता है, बट उनका स्टैटिक जो है वो स्ट्रांग नहीं होता है। स्टैटिक फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, मतलब क्या बोलो, इफ़ यू लव टू रीड अबाउट वॉर्स देन यू कैन टॉक अबाउट सर्बिया वॉर, और यू कैन टॉक अबाउट क्रोशिया वॉर, और यू कैन टॉक अबाउट म्यांमार वॉर, यू कैन टॉक अबाउट ईरान इराक सीरिया जॉर्डन वॉर। देन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट, क्योंकि स्टैटिक इनका इतना स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, मतलब उनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग कर पाए। हाँ, कुछ प्रोफेसर हो सकते हैं जिनका स्टैटिक स्ट्रॉन्ग हो सकता है, अगर आपकी इसमें बेकार है कि सामने वाले बंदे को भी वॉर के बारे में पढ़ना पसंद है तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में उनका स्टैटिक इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ट्राई टू इम्प्रेस देम ऑन दैट पर्टिकुलर फैक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनसे अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। तो जनरल केस में क्या होता है, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हम प्रोफेसर का ही निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी या इंस्टीट्यूशन का ही निकालते हैं, बट यहाँ पर वो हमारे किसी काम का है नहीं। मतलब प्रोफेसर लोग अपना अपॉर्चुनिटी और थ्रेट खुद निकाल सकते हैं हम क्यों निकालें उनके लिए। तो हम निकालेंगे अपने लिए कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इन स्ट्रेंथ का और इन वीकनेसेस का। तो मतलब जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं चीज़ें। सो जैसे मैंने आपको बताया मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यू कैन फीड देम समथिंग दे डोंट नो। आई मीन कुछ ऐसी चीज़, फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा नहीं कि आप अपने घर की आंटी की बात करना स्टार्ट कर दो कि साइड में सुबह सुबह चिल्लाती है, वो नहीं। मतलब दे डोंट नो, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, इफ यू लव टू रीड अबाउट मार्केटिंग देन यू कैन टॉक अबाउट साइकोलॉजिकल मार्केटिंग, दैट व्हाट आर द न्यू inventions going on in the marketing, new research going on in the marketing. For an example, you can talk about that what they are doing in research in color segment or in color marketing. आपको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कलर मार्केटिंग मैंने क्यों बोला, आप कोई भी फूड कंपनी उठा लो, मतलब जो भी आपको मन में लगता है ना, जो बहुत बड़ी फूड कंपनी है, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, और पिज़्ज़ा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गया। इसमें दो कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, एक होता है रेड, दूसरा होता है येलो। तो आप इस बारे में पढ़ सकते हैं कि ये यूज़ क्यों होते हैं, बेसिकली ये इमरजेंसी को दिखाने के लिए होते हैं। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि आप उनको ऐसा कुछ बता सकते हैं जो आपके हिसाब से एक नई रिसर्च है और जिसके बारे में आपने पढ़ा है, तो यू डेफिनेटली इट विल इम्प्रेस देम, इट विल इम्प्रेस देम। सो दूसरा है आपका इन डेप्थ नॉलेज। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के बारे में ले लेते हैं, जैसे मेरे को मार्केटिंग ज़्यादा पसंद है। आपको कुछ भी, जैसे अगर आपको ऑपरेशंस पसंद है, मार्केटिंग पसंद है, फाइनेंस पसंद है, या फिर आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पसंद है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आप उसका इन डेप्थ नॉलेज, जैसे अगर आप मार्केटिंग के बारे में भी आपसे अगर पूछा जाए तो आपको मार्केटिंग का इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा भयंकर हो। जैसे मैंने आपको रेड कलर का बताया, उसके अलावा आपके सेंसर्स कैसे काम करते हैं, आपके जो 5 सेंसेस होते हैं ये मार्केटिंग में कैसे यूज़ किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब लंबे टाइम तक जो रिमेंबर कर सकते हो किसी चीज़ को, वो आपके मतलब स्मेल फैक्टर्स, ऑफेक्टरी कहते हैं शायद उन्हें, ऑफेक्टरी सेंसर जो होते हैं, आप उनसे यूज़ कर सकते हैं। वो मार्केटिंग में कैसे यूज़ किया जाता है, फॉर एन एग्जांपल अगर आप सीसीटी के बाहर या स्टारबक्स के बाहर जाएंगे तो एक खुशबू आती है, एक अरोमा आता है, तो वो एक मार्केटिंग का हिस्सा है। या फिर अगर आप नेचुरल्स की अगर आप आइसक्रीम स्टोर के बाहर गए होंगे तो वहाँ पे एक बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो वो भी एक मार्केटिंग का हिस्सा है। सो यू कैन टॉक अबाउट देम, और यू कैन टॉक अबाउट एनी साइकोलॉजिकल मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, कैसे एक और एग्जांपल देते हैं हम, जैसे अगर किसी सुपर स्टोर के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जो आपके शेल्फ्स होते हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, मतलब राइट साइड में आपके, जैसे आप एंटर करते हैं तो राइट साइड में ज़्यादा महंगा सामान होता है या लेफ्ट साइड में ज़्यादा महंगा सामान होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में लेफ्ट साइड में आपका मतलब घर में ज़्यादा यूज होने वाला सामान होता है, और राइट साइड में आपके फूड आइटम्स ज़्यादा होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में। इसके पीछे की बहुत बड़ी थ्योरी है, वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, वो आप खुद पढ़ लेना। तो मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि इन डेप्थ नॉलेज जो किसी भी चीज़ की है वो आपकी स्ट्रॉन्ग कर लो। मतलब ऑपरेशंस पे ले लो, अगर आपको ऑपरेशंस में जाना है तो आप बता सकते हैं कि व्हाट इज़ बुलविप इफेक्ट के मतलब, और उसका लोग कैसे मिसयूज़ करते हैं और कैसे उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बुलविप इफेक्ट क्या होता है बेसिकली, सपोज करो कि 3 लेवल, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 ने डिमांड जनरेट करी 100 की, लेवल 2 ने के नीचे और ऐसे मतलब 100 वाले और लोग हैं, तो इसने सबका मतलब सपोज को 10 लेवल 1 वाले लोग हैं तो इसने 1000 की जगह 1200 कर दिया। इसी तरह इसके 200 लोग थे, इसने 12,000 की जगह 14,000 कर दिया। तो इस वजह से जो बुलविप इफेक्ट क्रिएट हुआ, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, या फिर जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम देते हैं कि 2019-20 के अंदर ऑटो की सेल जब डाउन होनी स्टार्ट हो गई थी
जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोले थे कि मिलेनियल लोग जो हैं उबर से जाते हैं और कार नहीं खरीद रहे हैं, तो उस समय इसका एक मेन रीज़न ये भी हो सकता था कि होता क्या है कि सपोज करो कि जो ये वाला लेवल बन, यानी जो आपका रिटेलर है जिससे कि आप सामान या जिससे आप कार खरीदते हैं, उसने, इनको कोटा होता है 100 का, और इन्होंने 120 कार सेल कर दी, तो 100 का कोटा दिखाएंगे, 20 अगली बार के लिए बचा लेंगे। अगले साल अगले महीने क्या हुआ, 110 की सेल हुई, 10 एक्स्ट्रा हुए, वो अगले टाइम के लिए बचा लिया। 100 के आसपास का इन्होंने सेल दिखा दिया। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ कि 90 की सेल गई, ठीक है, तो उन्होंने 10 रुपये वाले से लेके 100 का सेल दिखा दिया। फिर अगली बार क्या हुआ, फिर 80 की सेल गई, तो इन्होंने 120 से लेके 100 दिखा दिया। बेसिकली कागजों के अंदर तो दिख रहा है कि भाई एकदम नॉर्मल आपका ग्राफ बना हुआ है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है, ऑन ग्राउंड रियलिटी ऐसा नहीं है। तो बुलियन इफेक्ट का ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है, उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। मतलब मैं इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, अगर आप में से बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं बुलियन के बारे में तो रोस्ट ना करें, थैंक यू वेरी मच। ओके, अभी अपना नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखो यार, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन लोगों के पास 70 से 80 लोगों की क्लास होती है ना, तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। तो ये आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने दिखा सकते हैं कि आप भी फ्लेक्सिबल हैं, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने से डरना मत। मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने से डरना मत, मतलब ऐसा ना हो कि आपका प्रोफेसर कुछ बोल रहा है और आप उसके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिले सुर जो मेरा तुम्हारा तो बने सुर हमारा। वो मत करना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना। वो लोग फ्लेक्सिबल हैं, वो तुम्हारी बात समझेंगे भाई, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। तो यार आप बात करते हैं थ्रेट के बारे में कि आपके थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं। एक तो यार जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं कि वो टीचर को पागल बना देंगे। भाई तुम नहीं बना सकते, बिलीव में तुम नहीं बना सकते। वो बंदे 300 से 400 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं एक सीज़न के अंदर, तो आपको लगता है कि आप जैसे पता नहीं कितने आएंगे, भाई 36 आएंगे 36 जाएंगे, तो आप झूठ मत बोलना उनके सामने। या फिर अगर आपको झूठ बोलना ही है तो ऐसा बोलना कि जिसमें लूप होल हो ही ना, मतलब सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। अगर जब तक ऐसा नहीं है तब तक झूठ बिल्कुल मत बोलना, मतलब बिल्कुल भी मत बोलना, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपका प्रोफेसर के ऊपर, सही है। दूसरा, के भावनाओं में मत बह जाना। होता क्या है कि जब आप एक बार कुछ गलत बोलते हैं ना, तो प्रोफेसर अपने शब्द आपके मुंह में डालते हैं। मतलब ये बहुत कॉमन टेक्निक है। इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे आपने कुछ गलत बोला कि 2+2 5 होता है, तो प्रोफेसर ऐसे कहता है हाँ हाँ 5 होता है, यू आर राइट। तो एक बार बताइए 5+5 कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12, कह रहे हैं यार एब्सोल्युटली राइट, यू आर 12। तो भाई इन पैंतरों से बचना, ये बहुत खतरनाक टेक्निक्स हैं। एक बार जरूर रुकना, अगर आपको ऐसा लगे ना कि प्रोफेसर अपने शब्द तुम्हारे मुंह के अंदर डाल रहा है, तो रुक जाओ, 2 मिनट ले लो। टीचर टाइम देने का कोई भी नंबर नहीं काटता, अनटिल अनलेस आप 5-10 मिनट ना ले जाओ कि मेडिटेशन ही करने लग जाओ वहाँ पर, वो भी गलत है। बट टीचर जो है बेसिकली आपके नंबर नहीं काटते किसी भी चीज़ के अंदर। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, आप 10-20 सेकंड का टाइम लो, 30 सेकंड का टाइम लो, 1 मिनट का टाइम लो, आराम से आप टाइम लो और बताओ उन्हें, ठीक है। तीसरा मतलब चौथा चीज़ है कि डोंट बी रिजिड। ऐसा ना हो, जैसे मैं आपको बताया था ना कि मोदी जी राम भक्त हैं, मोदी जी तो चौकीदारी चोर है, उस पर मतलब फिक्स मत रहना यार, रिजिड मत रहना बिल्कुल भी। अगर आपको सामने फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, हर बार प्रोफेसर ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में गलत चीज़ डालेगा, कभी कभी प्रोफेसर फैक्ट्स भी बताते हैं, तो आप सोचना, एनालाइज करना, राइट। कि अगर आपको कुछ फैक्ट्स बताया जाता है कि जैसे आप बोलते हैं कि मोदी नेक्स्ट पीएम होने चाहिए, तो हो सकता है कि आपका प्रोफेसर आपको अच्छी चीज़ों के बारे में बताए, मतलब नेगेटिव चीज़ों के बारे में बताए कि प्रेस का फ्रीडम कम हो गया है, डेमोक्रेसी लेवल पे इंडिया नीचे गिर गया है, या फिर हंगर इंडेक्स में इंडिया बहुत बेकार परफॉर्म कर रहा है, या फिर आपका अनएम्प्लॉयबिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, तो आप उसको एनालाइज करना है। ऐसे मत बोलना कि मोदी 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 मोदी, नहीं नहीं, मतलब यार मैं एग्जाम्पल बहुत गलत ले रहा हूँ यहाँ पे, भाई ऑफेंड मत होना कोई भी, इट इज़ जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल से। तो ये आपका अभी तक का जो शॉर्ट एनालिसिस हो गई। अब हम बात करते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। आपका जो पर्सनल इंटरव्यू होता है ना, वो आपको गेट से एंटर करने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। आप बोलोगे ये क्या बवाल है। तो जो आपका जीडी होता है, बहुत सारे कॉलेज में जीडी होता है अभी भी, जैसे आईएम के हो गया, शायद आईएम शिलोंग के अंदर भी जीडी होता है, और उसके बाद आपका डब्ल्यूएटी या एडब्ल्यूटी जो भी होता है आपका दोनों में से, वो जब आप आंसर लिखते हैं ना, तब ये आंसर जो है आपके प्रोफेसर के पास जाते हैं, और वो प्रोफेसर आपको एनालाइज करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की, आप किस टाइप के आंसर देंगे। तो ऐसा ना हो कि आप जीडी में कुछ और बोल, मतलब अपने डब्ल्यूईटी के अंदर कुछ और लिख के आए हैं और आप मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। ये गलती मैंने करी थी, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये रिपीट करें। ये बात मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता लगा ये बात। दूसरी, और जीडी में भी पता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते हैं। देखो यार, जीडी इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आप कितना जानते हैं, जीडी इज़ ऑल अबाउट कि आप डायरेक्शन क्या दे रहे हैं अपने ग्रुप को।
तो इसके लिए इसके लिए आपका इनपुट ऐसा होना चाहिए जो मतलब ग्रुप के अलाइन भी हो, ग्रुप को डायरेक्शन भी दे। और उसमें आप फिलॉसफी जोड़ सकते हैं। देखो मतलब यार प्रोफेसर मैंने आपको बताया था ना, उनकी स्ट्रेंथ में ये भी बोल सकते हैं कि उनको फिलॉसफी बहुत पसंद होती है। मोस्टली प्रोफेसर्स को होती है फिलॉसफी पसंद, तो उसका आप यूज़ कर सकते हैं। आई कैन गिव यू वन एग्जांपल। जैसे मेरा आईएमके का जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर ना मतलब जीडी जो हुआ था मेरा आईएमके का, उसके अंदर हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट डू यू थिंक अबाउट, आई मीन विच स्टेटा इज मोर इम्पोर्टेंट, योर फ्रंटलाइन वर्कर्स और योर मैनेजमेंट। सो बहुत सारे लोग अपने अपने इनपुट्स दे रहे थे। सो आई सेड ओनली वन लाइन, नॉट ओनली वन लाइन, आई मीन आई गेव अ लॉट ऑफ इनपुट, ऐसा हो नहीं सकता मैं ना बोलूँ। बट जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैंने ऐसे स्टार्ट किया था, जब बहुत सारे लोगों ने बोल लिया। देखो मेरा यार मेरी टेक्निक बहुत सिंपल रहती है। मैं ना 10 लोगों का जैसे अगर ग्रुप है तो पहले मैं सबकी बात सुनता हूँ, उसके बाद अपनी बात रखता हूँ। मेरा और मैं जीडी में हमेशा मतलब मेरा आज तक मतलब अच्छा रिकॉर्ड है कि मेरा जीडी हमेशा क्लियर होता है। तो क्या था कि मैंने उनसे ऐसा बोला, जब सब लोग बता रहे थे कि कुछ अपर मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है, कुछ बोल रहे थे फ्रंटलाइन वर्कर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। आई सेड ओनली वन थिंग और वन लाइन, आई स्टार्टेड विद वन लाइन दैट वाज, यू कैन विन अ वॉर विदाउट अ जनरल बट यू कैन नॉट विन अ वॉर विदाउट सोल्जर्स। सो देखो ना मतलब इसके अंदर मतलब अपनी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपना मतलब जो सारा था वो एक बार में मतलब उसको कंसाइज कर दिया और सबको पता भी लग गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपना। और जो आप अब इसके बाद क्या हुआ, जब मेरा पीआई हुआ ना, तो जब मैंने ये चीज़ बोली थी, ये चीज़ शायद मैंने लिखी हुई थी, जब मेरा पीआई हुआ तो मेरा जो पीआई हुआ वो चेस के ऊपर हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं कि चेस के ऊपर क्यों हुआ, क्योंकि मैंने जनरल की और सोल्जर्स की बात करी और उसके बाद जब मैंने अपना इंट्रो दिया, वो इंट्रो भी मेरा अलाइन करता था मेरे जीडी के साथ, और जो डब्ल्यू में जो मैंने लिखा था उससे वो मेरा अलाइन करता था। तो ये मेरे शायद बेनिफिट हो सकता था वहाँ पर। और वो ये कि आप अपना ना इंट्रो बहुत स्ट्रांग बनाना, मतलब इंट्रो आपके मुंह पे रटा होना चाहिए। मतलब रात को भी आपको 12 बजे कोई उठा के बोल दे तो आप बोलो कि मेरा नाम मुकेश हराने है, मैं 21 साल का हूँ, मैंने 15 साल गुटखा चबाया, इसके बाद मैं भूल नहीं पाऊंगा। ये मतलब ये स्क्रिप्ट सॉरी यार, मतलब मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। और जैसे मैंने आपको बताया था फिलॉसफी का यूज़ करना, तो फिलॉसफी के नाम पे आप ऐसा कुछ भी मत बोल देना कि मतलब जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड हो यार, वो मतलब फिर बिजार हो जाता है, वो अच्छा भी नहीं लगता। मतलब ऐसा ना हो कि आप बोल दो कि दूर गांव एक बस्ती थी, वहाँ एमबीए वाले बसते थे, रोज रात को पढ़ते थे, सुबह तांते खा के हंसते थे। ओके, मेरे को पोएम स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है। अरे यार सॉरी, मैं भावनाओं में बह गया। तो अभी आप समझ गए कि आपका ये सारा है। मतलब आपको पीआई के लिए अपना अपना स्ट्रॉन्ग करना है आपका इंट्रो। दूसरी आपकी चीज़ है कि आपको जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कि जैसे अगर आपके क्या कहते हैं इलेक्शंस आने वाले हैं उनके बारे में। जैसे मेरा आईएमके का जो मेरा इंटरव्यू था उसके अंदर मुझसे पूछा था कि आपके मतलब इलाके के दिल्ली में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुझे डिस्ट्रिक्ट्स नहीं मालूम थी, तो मतलब आपको पता है 11 डिस्ट्रिक्ट है, मेरे को उस समय नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर कितनी डिस्ट्रिक्ट होती हैं। तो आई सेड ओनली 7। तो उन्होंने पूछा कि भाई 7 क्यों, मैंने कहा सर 7 एमपी हैं हमारे इसलिए। तो वो बोले कि हाँ हाँ, फिर वो थोड़े से हंस गए। फिर उसके बाद मुझसे पूछा था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो फिर मैंने उनको बताया था कि नायडू साहब हैं, सी के नायडू साहब हैं। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैंने कहा सर तमिलनाडु। फिर नायडू नाडू तमिलनाडु। तो वो थोड़ा सा गलत हो गया था, मेरे से नहीं बोलना चाहिए था मेरे को ऐसा। फिर उसका मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि दिल्ली के अंदर मिनिस्टर कौन कौन से हैं। सो मतलब मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस समय दिल्ली के मिनिस्टर्स के बारे में जानता था, तो मैंने सारे मिनिस्टर्स के बारे में बता दिया। और मतलब जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आपका गहलोत सर हो गए, और भी बहुत सारे थे, मतलब मेरे को याद नहीं है अभी आ रहे। तो ये पूछा था, और पूछा था कि तुम्हारे मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए कौन है, तो वो भी मैंने बता दिया था। तो पॉलिटिक्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट है, तो वो मेरा थोड़ा बेनिफिट हो गया वहाँ पर। तो आपका जो इंट्रो होता है ना यार, यकीन मानो आपका इंट्रो ही ड्राइव करता है आपके पूरे इंटरव्यू को। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कुछ और चीज़ आपको ड्राइव करे या प्रोफेसर अपने मन से कुछ पूछे। अपने मन से प्रोफेसर तभी पूछेगा जब आपके इंट्रो के अंदर कुछ भी इंप्रेसिव नहीं होगा। यार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना कि उनको 15 लोगों का इंटरव्यू लेना है दिन के अंदर, और सब आके एक ही राम गाथा सुना रहे हैं अपनी कि भाई 10th के अंदर हमारे 90, 12th के अंदर हमारे 90, ग्रेजुएशन में हमारे 90। तो उनको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ के अंदर। वो ऑलरेडी जो आपको शॉर्टलिस्ट गया है ना, वो 90 के बेस पे ही गया है, तो वहाँ पे जाके अपनी कहानी मत जड़ो। देखो इन लोगों के पास में 16 इंटेलिजेंसेज होती हैं, 16। तो 16 के अंदर से आपको
क्वांट पे और वर्बल पे तो आपको देख ही लिया उन लोगों ने, जज कर लिया, उसी बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करिए। अब आपका टाइम है, आप जो 14 बची इंटेलिजेंस है उसमें अपने आपको सुपीरियर दिखाएं, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप फोकस करें। नंबर्स के बारे में आई विल नॉट सजेस्ट कि आप अपने 10th और 12th अकेडमिक अचीवमेंट पे इतना ज़्यादा जोर दें अनटिल अनलेस वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कि मतलब आपने ओलंपियाड निकाला हुआ है, NTSC निकाला हुआ है, या फिर IIT के अंदर टॉप 1000 रैंक के अंदर या टॉप 100 रैंक के अंदर ऐसा कुछ है, तो जो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तब आप बोलें आप। वरना ये मत सोचिए कि आप 998 है या फिर आपका 887 है, क्योंकि आप जिस भी कैटेगरी से आ रहे हो, बेशक वो जनरल हो, EWS हो, SC हो, ST हो, OBC हो, आप सब एक ही जोन में हो, ऑलमोस्ट एक ही जोन के अंदर हो, ठीक है। तो चौधरी ना बने, अपने नंबर का ज़्यादा इतना बखान ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने इंटरेस्ट के बारे में बता सकते हो। आप बता सकते हो कि आप मतलब MBA क्यों करना चाहते हो। अरे यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाई MBA। इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। अभी मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, मेरे दिमाग में अचानक से आ गया वाई MBA। MBA के नाम पे क्या होता है, देखो यार, वाई MBA पे दो अप्रोच जो मेरे हिसाब से हो सकती हैं। एक होती है फॉरवर्ड अप्रोच, एक होती है बैकवर्ड अप्रोच। बैकवर्ड अप्रोच के अंदर क्या होता है कि आप अपना एक गोल सेट करते हैं कि मेरे को आज से 10 साल बाद एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस बिजनेस के लिए मेरे को MBA चाहिए, और मेरी MBA इस तरीके से मेरे को हेल्प करेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वांट टू स्टार्ट ए रेस्टोरेंट आफ्टर 10 years, and for that I need to learn about operations and finance. My marketing is very strong, and that is why I want to learn about operations and finance, so that I will be able to, I will be able to implement all these principles in the real life. तो ये एक चीज़, एक ये हो गया। दूसरा हो सकता है आपकी फ्रंट वर्ड या फॉरवर्ड अप्रोच। मैं हर बार फ्रंट वर्ड बोलता हूँ। फॉरवर्ड अप्रोच जो होती है आपकी, कि आपने अभी तक क्या किया है और ये आपको किस तरीके से अलाइन करती है और किस तरीके से आपको अच्छा बनाती है आगे MBA के लिए। अभी मतलब इसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं कि सर मैं सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा था, तो वहाँ पे हमारे सीनियर लोगों ने फेस्ट करवाया। फेस्ट के अंदर मैं मार्केटिंग में गया, मार्केटिंग के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आने के बाद मैंने मार्केटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मार्केटिंग के बारे में पढ़ने के साथ मैंने जर्नल्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए। जर्नल्स से मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया रिसर्च के अंदर। मतलब नहीं, रिसर्च के अंदर मत बोलना, वो बोलेंगे कि FPM क्यों नहीं, तो फिर उसके अंदर आया। फिर उसके बाद फिर आप बोल सकते हैं कि इसलिए मैं MBA करना चाहता हूँ, और कि जो मैं रियल लाइफ में अप्लाई कर पाऊँ। तो ये आप बोल सकते हैं। ये मतलब मैं छोटा छोटा मोटा मोटा बता दिया। शायद वाई MBA के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। तो ये अभी तक का यार सीन है आपका, कि आपको अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी है अपने प्रोफेसर के बारे में। दूसरा, अपना इंट्रो बहुत ही स्ट्रांग बनाना है, और रट लो, मतलब रट लो। मैं उससे क्या इससे ज़्यादा इस पर जोर डालूँ कि इसको इतना रट लो कि कोई भी रात में 1-2 बजे को उठाए तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इंट्रो क्या है। सेकंड चीज़, थर्ड चीज़, जनरल अवेयरनेस आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो, और आपका GD और AWT है और WAT है, ये तीनों चारों चीज़ें जो हैं आपकी जनरल अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब जनरल अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं मतलब चीज़ों के बारे में, उतना ज़्यादा पढ़ें। मतलब नई चीज़ कुछ भी ना स्टार्ट करें। मैं मतलब रिकमेंड नहीं करता लोगों को कि आप नई चीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि आप जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास 2 या 3 महीने का टाइम होता है। तो उसके अंदर जितने ज़्यादा आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं वो भी अच्छा है। मैंने ज़िंदगी में कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, टू वेरी ऑनेस्ट, बट बहुत सारे लोग देते हैं, उनको फ़ायदा होता है, तो आप मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। दूसरा, आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं। जनरल मतलब करंट अफेयर्स जो हैं आपके, डायनामिक्स जो हैं, आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं। अभी देश के अंदर क्या चल रहा है वो तो आपको पता होना चाहिए। मतलब फार्म बिल हो गया आपका, या फिर जो भी मतलब नई नई चीज़ें हो रही हैं वो आपको पता होनी चाहिए अच्छे से। तो बस ठीक है यार, यही है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो सही में अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। ओके बाय। लाइन हो गया मैं अपनी।